वो एक प्रेरणा थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने असंभव सी लगने वाली बाधाओं को पार कर जीवन को पूरी तरह जिया और कुछ मायनों में चारों अंग गंवा चुके व्यक्ति के रूप में प्रोफेशनल एथलीट भी बने। लेकिन अब वही व्यक्ति एक आरोपी हत्यारा है। और डेटन वेबर के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। हम आपको ये बताने आए हैं कि शुक्रवार 10 अप्रैल को ग्रैंड जूरी ने डेटन जेम्स वेबर के खिलाफ अभियोग को मंजूरी दे दी है। जिन आरोपों को मंजूरी दी गई है वे प्रथम श्रेणी की हत्या के हैं। इसमें अधिकतम सजा उम्र कैद है। लेकिन वेबर के वकील पलटवार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कहानी में सिर्फ वो नहीं है जो आपने सुर्खियों में पढ़ा है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। हम लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। मैं डेटन वेबर के एक उद्धरण से शुरू करना चाहता हूं, जो उन्होंने 2023 में टुडे शो के लिए लिखे निबंध में कहा था। उन्होंने कहा, उद्धरण शुरू, लोग अक्सर मुझे देखकर मुझे कम आंकते हैं, चाहे कोई भी संदर्भ हो। उद्धरण समाप्त। वो उस समय अपनी जिंदगी और देश के शीर्ष कॉर्नहोल खिलाड़ी बनने की यात्रा पर बात कर रहे थे। अब जब आप वह उद्धरण सुनते हैं तो वह एक ज्यादा अंधेरे संदर्भ में भी फिट बैठता सा लगता है। आखिरकार हम हत्या के मामले से निपट रहे हैं। किसी ने अपनी जान गंवाई है और उस बुनियादी दृष्टिकोण से हमारा काम है कि हम केस को तैयार करें, उसे अच्छी तरह से तैयार करें और मुकदमे के लिए तैयार रहें। चार्ल्स काउंटी मैरीलैंड के डिप्टी स्टेट अटॉर्नी ने घोषणा की कि ग्रैंड जूरी ने डेटन वेबर पर प्रथम श्रेणी हत्या समेत कई आरोप लगाए हैं। क्या हाल है दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा कि मैं अपनी क्रॉसबो कैसे पीछे खींचता हूँ। तो चलिए बात करते हैं वेबर के बारे में, उसकी जीवन कहानी के बारे में और ये कैसे उसे उस मुकाम तक ले आई जिसके लिए अब उस पर आरोप लगाए गए हैं। वॉशिंगटन डीसी के दक्षिण में इस इलाके का 27 साल का युवक, और उसने अपना ज्यादातर जीवन बिना हाथ पैरों के बिताया है। उसे यह विकलांगता थी, फिर भी उसने कभी खुद को रोकने नहीं दिया। इसी कारण वह पेशेवर कॉर्नहोल खिलाड़ी बनकर कई लोगों के लिए प्रेरणा बना। क्या हाल है दोस्तों, मैं डेटन वेबर हूँ। अब डेटन वेबर ने अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा सोशल मीडिया पर साझा किया है ताकि लोगों को दिखा सके कि आपकी जो भी सीमाएं हों या लोग उसकी जिन सीमाओं की बात करते हों, उनके बावजूद भी जीवन पूरी तरह जिया जा सकता है। सोचिए, बिना हाथ पैरों के जीवन कैसा होगा। वे इतने प्रेरणादायक थे कि ESPN ने 2023 में डेटन पर 6 मिनट की स्टोरी बनाई थी। उस कहानी में उसका परिवार बताता है कि डेटन को 10 महीने की उम्र में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सेप्सिस हो गया था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसकी जान भी जा सकती थी और उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसके हाथ और पैर काटने पड़े। अब इस वीडियो को देखिए। डेटन की पीठ पर एक बंदूक बंधी हुई है। ये वही समय है जब वह शिकार के दौरान पेड़ पर बने शिकार के मचान पर चढ़ रहा था। वह बाहरी गतिविधियों का शौकीन है और अक्सर शिकार, धनुष व बंदूक चलाने के वीडियो पोस्ट करता था। कॉर्नहोल में डेटन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। उसने ESPN को बताया कि वह हर महीने दर्जनों टूर्नामेंटों में भाग लेता था। 2023 में उसे अमेरिकन कॉर्नहोल लीग में मौका मिला। यह उन लोगों के लिए बड़ा मौका है जो आमतौर पर बारबेक्यू और टेलगेट्स पर खेलते हैं, लेकिन डेटन के लिए ये और भी खास था। उसने कहा था कि उसका जीवन मंत्र था, उद्धरण, दुनिया इंतजार नहीं करेगी। लेकिन अब उसकी वह पुरस्कार विजेता मुस्कान, सच कहूं तो उसकी मगशॉट में दिखने वाली एक अजीब सी मुस्कुराहट में बदल गई है। और जब आप सोचते हैं कि उस पर किस बात का आरोप है तो ये डरावना हो जाता है। तो चलिए इसमें गहराई से चलते हैं। अस्थायी रूप से एक सफेद सेडान, एक पुरुष के सिर में गोली लगी थी। दूसरा पुरुष, लाल शर्ट। मैं चार्ल्स काउंटी में 22 मार्च की रात लौटना चाहता हूँ। 22:36 पर TD के लिए किसी को गोली लगी थी। ये कॉल डिस्पैच पर गई थी। चार्ल्स काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार डिप्टीज को सड़क किनारे दो लोगों ने रात 10:25 बजे रोका। दोनों ने एक डरावनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वे वेबर द्वारा चलाई जा रही कार में थे। डिप्टीज के अनुसार वेबर का आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति से झगड़ा हुआ। उस आदमी का नाम ब्रैडरिक वेल्स था।
डिप्टीज के पास सड़क के किनारे 2 लोग थे, लेकिन वेबर का कोई पता नहीं था। वहां उस सफेद टेस्ला का भी कोई निशान नहीं था जिसमें ये सब कथित तौर पर हुआ था। जिस व्यक्ति को वेबर ने कथित तौर पर गोली मारी, उसका भी कोई पता नहीं था। अस्थायी रूप से एक सफेद सेडान होनी चाहिए, सिर में गोली लगी है, दूसरा पुरुष, लाल शर्ट पहने हुए। डिप्टीज के अनुसार कार में मौजूद चारों, वेबर, वेल्स और पीछे बैठे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। 2 घंटे बाद डिप्टीज ने 2 लोगों को सड़क किनारे पाया। इसी दौरान 1911 कॉल आई, जिसमें किसी ने बताया कि उसके घर के आंगन में शव फेंका गया है, जो पहले वाली जगह से 10 मिनट दूर था। ये शव 27 वर्षीय ब्रैडरिक वेल्स का था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इस घटना और इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके मद्देनजर इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो वेबर ने अपने YouTube पेज पर पोस्ट किया था और ये काफी चर्चा में है। आप देख सकते हैं क्यों। ये वीडियो दिखाता है कि वेबर बिना हाथों के भी 9 मिलीमीटर हैंडगन लोड और फायर कर रहे हैं। अब शनिवार रात को जिन गवाहों ने डिप्टीज को रोका, उन्होंने दावा किया कि वे वेबर की टेस्ला से बाहर निकलने में सक्षम थे, जब वेबर ने कथित तौर पर वेल्स को गोली मारने के बाद सड़क के किनारे गाड़ी रोकी। उन्होंने दावा किया कि वेबर ने उनसे वेल्स की लाश ठिकाने लगाने में मदद मांगी। दोनों यात्रियों ने इनकार कर दिया और उनका कहना है कि वेबर फिर तेजी से गाड़ी चलाकर गया और कथित तौर पर लाश को सड़क पर आगे कहीं फेंक दिया। इसके बाद वेबर वहां से भाग गया। मुझे लगता है डैटन वेबर बिना दिशा के यात्रा कर रहा है। ये इलाका मुझे बहुत पसंद है। आखिरकार वेबर वर्जीनिया के शार्लोट्सविल में राज्य की सीमा पार 100 मील से भी अधिक दूर मिला। डिप्टीज का कहना है कि वेबर को एक अस्पताल में गिरफ्तार किया गया, जहां उसका इलाज एक मेडिकल समस्या के लिए किया जा रहा था, और ये वही मगशॉट है जो वर्जीनिया अधिकारियों द्वारा लिया गया था। वेबर को गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में उस पर सिर्फ कानून से फरार होने का आरोप था, लेकिन ये मामला पूरी तरह से एक नए स्तर पर चला गया, क्योंकि जैसे ही वो मैरीलैंड लौटा, उसका मामला एक ग्रैंड जूरी के सामने पेश किया गया और उस ग्रैंड जूरी ने उसके खिलाफ कई आरोप लगाए, जिनमें प्रथम श्रेणी की हत्या भी शामिल है। अब जिन अन्य आरोपों का वह सामना कर रहा है, वे हैं: 1. हिंसक अपराध के दौरान आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल, लापरवाही से खतरा पैदा करने के 2 आरोप और वाहन में लोडेड हैंडगन रखने से जुड़े 2 आरोप। अगर दोषी साबित हुआ तो वेबर उम्र भर जेल में रह सकता है। लेकिन वेबर के वकील का कहना है कि कहानी वैसी नहीं है जैसी अभियोजक बता रहे हैं, इसमें और भी है। हाँ, मेरा मतलब है ये आत्मरक्षा थी, उसे मारा जाने वाला था। उसे या तो मारना था या मारा जाना था। यही इस मामले की सच्चाई है। यह आत्मरक्षा का मामला है और हमें विश्वास है कि हमारे पास इसके लिए सबूत हैं। ये सब ट्रायल में सामने आएगा। उस कथन के बारे में सोचिए, मारो या मारे जाओ। यही कहानी है जो वेबर की रक्षा टीम इस समय पेश कर रही है। उन्होंने मीडिया से बात की। वह वीडियो WJLA के अनुसार तब की है, वेबर के अदालत में पेश होने के आपते। अब अभियोजक इस पर आपत्ति कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी कोई सबूत नहीं है जो इसे आत्मरक्षा साबित करे। अभियोजक से पूछा गया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जैसे वेबर के बंदूक चलाने वाले वीडियो, केस में क्या भूमिका निभा सकते हैं। मेरा मतलब है उन चीज़ों में से एक जो आपको तथ्य तय करने वाले को, चाहे वो जज हो या जूरी, समझनी होती है, वो ये है कि क्या वह व्यक्ति शारीरिक रूप से हैंडगन चलाने में सक्षम है। तो ये उस चर्चा के लिए प्रासंगिक हो सकता है, इसलिए हमें इसे देखना होगा और उस पर फैसला लेना होगा। मेरा मतलब है डिफेंस और राज्य दोनों ने बॉन्ड सुनवाई में सहमति जताई थी कि ये किसने किया का सवाल नहीं है, जैसा कि डिफेंस की टिप्पणियों और प्रेस में कही बातों से स्पष्ट है। दोनों पक्ष मानते हैं कि डैटन वेबर ने ब्रैडविक वेल्स को गोली मारी। जहां तक सवाल है क्यों, वहीं पर हमारा विवाद है, लेकिन किसने, इस पर हमारा कोई विवाद नहीं है। तो हम देखेंगे कि उस आधार पर क्या उन वीडियोस में से किसी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है या नहीं। और बेशक इस पर चर्चा करनी होगी कि डिफेंस सहमत है या असहमत, या कोई आपत्ति करता है या नहीं। और ये चर्चा कोर्ट के लिए होगी कि वो सबूतों को तौले और तय करे कि उन सबूतों को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं।
लेकिन हमें ये सब देखना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि हम केस को ठीक से तैयार करें ताकि जज या जूरी के सामने पेश किया जा सके। मुझे ये जानना भी रोचक लगा कि अभियोजक से पूछा गया कि क्या जेल को वेबर की विकलांगता के कारण कोई बदलाव करने पड़े, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, मेरा मतलब है उस समय कानून प्रवर्तन से मिली जानकारी और उसके घर की व्यवस्था में कुछ भी खास या अनोखा नहीं था, इसलिए हमें लगता है वो जेल में ठीक है। अब तक कोई समस्या नहीं मिली। और फिर जेल ने, जैसा कि उन्होंने बताया था, ज़रूरी विशेष व्यवस्थाएं की हैं। ये पहली बार नहीं है जब जेल को किसी के लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ी हों। हमारे पास ऐसे लोग रहे हैं जो व्हीलचेयर पर थे या अन्य प्रकार की शारीरिक अक्षमताएं थीं, जिनके लिए जेल को यह सुनिश्चित करना पड़ा कि वे उन ज़रूरतों को पूरा करें। लेकिन फिर भी अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसके आधार पर जेल पूरी तरह से सक्षम है कि वे उनकी जरूरतों को वहां पूरा कर सकें, जैसे वे अपने 2 मंजिला घर में भी सामान्य रूप से रह सकते थे। अब ये स्पष्ट नहीं है कि वेबर अगली बार कब अदालत में पेश होंगे। उनका मामला अब चार्ल्स काउंटी मैरीलैंड की सर्किट कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। ब्रैडरिक वेल्स के परिवार ने समुदाय में बंदूक हिंसा जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल शुरू करने हेतु धन जुटाना शुरू किया है। इस विषय पर चर्चा के लिए एरिक फेडिस, आपराधिक रक्षा वकील, हमारे साथ हैं। लॉ एंड क्राइम पर आपका स्वागत है। डेटन वेबर का मामला कई वजहों से अनोखा है। उसकी यह विकलांगता, जैसे कि वह चारों अंगों से वंचित है, कितना असर डालती है। मुझे पता है कि इसी वजह से इसे बहुत ध्यान मिल रहा है, और खासकर क्योंकि उसकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी भी थी। लेकिन जब आप देखते हैं कि यह मामला कैसे आगे बढ़ सकता है, तो उस हिस्से का कितना महत्व है। सिर्फ विकलांगता की परिस्थितियां ही आत्मरक्षा के दावे को मजबूत बनाती हैं। बात बस इतनी सी है। देखिए, हमारे पास एक व्यक्ति है जो विकलांग है। उनकी शारीरिक स्थिति उस दूसरे पक्ष जैसी नहीं है जो इस कथित झगड़े में शामिल था। इसीलिए स्वाभाविक है कि कुछ कमजोरियां और संवेदनशीलताएं होती हैं। कई चीजें हैं जो यह व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या इससे उनके मन में आसन्न शारीरिक नुकसान का ज्यादा वाजिब डर होता है? अगर उन्हें लगे कि कोई उन्हें धमका रहा है, मुझे लगता है ये हालात आत्मरक्षा के दावे का समर्थन करते हैं। उस पर न सिर्फ ब्रेडरिक वेल्स को गोली मारने का आरोप है, बल्कि वो इस टेस्ला का ड्राइवर भी था, ऐसा कहा जा रहा है। और उस पर उसकी लाश को ठिकाने लगाने का भी आरोप है। और ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो उन्होंने कहा कि उसने अकेले किया, जो कि आप जानते हैं, दिमाग में ये कल्पना करना मुश्किल है कि ये असल में कैसे हुआ होगा। और फिर मैं सोचता हूं कि संभावित जूरी को यह समझाना भी कि उसने ये कैसे किया होगा, जैसे कि एक अभियोजक के तौर पर उस पक्ष से। मेरा मतलब है, आप चीजों को कैसे जोड़ते हैं और उनके नजरिए से ये कथित रूप से कैसे हुआ, इसकी एक बहुत ही अविश्वसनीय कहानी कैसे पेश करते हैं। तो सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि डेटन वेबर काफी सक्षम है। दरअसल वो कुछ और लोगों से भी ज्यादा सक्षम है। वो कॉर्नहोर नामक खेल के उच्च स्तर के प्रतियोगी थे, जिसमें थैलियां छेद में फेंकनी होती हैं। इसके अलावा उसके वीडियोस भी हैं जिसमें वो आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल कर रहा है, और उस पर आरोप है कि उसने कुछ और काम किए हैं जो शायद अपराध हो सकते हैं। तो अब जानते हैं, अभियोजक के नजरिए से आपको जूरी को यह समझाना होता है कि यह व्यक्ति क्या कर सकता है, उसने पहले क्या किया है, और इस मामले में वो क्या करने में सक्षम हो सकता था। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं, डेटन वेबर की जिंदगी की कहानी वाकई अद्भुत है। मेरा मतलब है, अब उस पर निश्चित रूप से इस भयानक अपराध का आरोप है, और इससे चीजें बदल गई हैं। मुझे लगता है कि लोग अब उसे अलग नजरिए से देखते हैं। अगर आप पीछे देखें, ESPN ने उस पर स्टोरी की थी, और उसने टुडे शो के लिए निबंध लिखा था। इस इंसान के बारे में सब कुछ ऐसा था कि वो अपनी विकलांगता के बावजूद वही कर रहा था जिसकी लोग उससे उम्मीद नहीं करते थे। और अब मैं बस सोचता हूं, दोनों ही नजरिए से, क्या ये उसके खिलाफ काम करता है? ये बात कि ये एक ऐसा लड़का है जिसने मुश्किल हालातों को पार करके सबसे अद्भुत चीजें की, क्या अब वही उसके खिलाफ हो जाता है कि उसने मुश्किल हालातों को पार करके कथित तौर पर ऐसा कुछ भयानक किया जिसकी आप उम्मीद नहीं करते कि कोई ऐसा कर पाएगा? मुझे लगता है अभियोजक जरूर हाँ कहेगा। अभियोजक कहेगा, देखिए, ये वैसा इंसान नहीं है जैसा हम किसी चारों अंगों से लकवाग्रस्त व्यक्ति से उम्मीद करते हैं। और जहां तक उनकी क्षमताओं की बात है, ये व्यक्ति महानता हासिल करने में सक्षम रहा है। उन्होंने कॉर्नहोल जैसे शारीरिक खेल में जो स्तर हासिल किया है, वो अपने आप में बेमिसाल है।
और इसके अलावा वो बंदूक भी चला सकता है। तो मुझे लगता है अभियोजक कहेगा, देखिए ये कोई कमजोर, डरा हुआ या भयभीत इंसान नहीं है, ये एक साहसी व्यक्ति है। और ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति इतनी बड़ी कथित अपराध की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के साथ मेल खाता है। क्योंकि हम बार बार अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच जा रहे हैं। मुझे लगता है इस मामले में कई बातें हैं। मैं इसे आसान नहीं बना रहा, लेकिन सवाल है कि वो गाड़ी चलाते हुए कैसे बंदूक निकालकर किसी को गोली मार सकता है। अभियोजक क्या कह रहे हैं? बचाव पक्ष के रूप में आप सोशल मीडिया पर उसके 9 मिलीमीटर की पिस्तौल चलाने के वीडियो पर क्या जवाब देंगे? उसका एक वीडियो है जिसमें वह पीठ पर बंदूक लटकाए शिकार के लिए पेड़ पर बने शिकार मंच पर चढ़ रहा है। लेकिन फिर भी ये कह पाना कि बचाव पक्ष की नजर में ये सोचना भी हास्यास्पद है कि वो ये सब कुछ कर सकता है, और तो और ये मानना भी कि उसने 2 लोगों को सड़क के किनारे छोड़ने के बाद खुद ही एक लाश को ठिकाने लगाया। अगर मैं बचाव पक्ष में होता क्रिश, तो वायर डायर के दौरान जूरी से पूछता, क्या आप बिना हाथ या पैर का इस्तेमाल किए कॉल कर सकते हैं? कल्पना कीजिए, क्वाड्रिप्लेजिक व्यक्ति के लिए रोजमर्रा के काम कितने मुश्किल होते हैं। सोचिए, उन्हें अपने दिन के हर एक सेकंड में किस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता होगा। और इसलिए आप जानते हैं, यह तथ्य किसी व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, उसे गंभीर आक्रामक हिंसा करने में कम सक्षम बना सकता है। असल में यह उस व्यक्ति से ज्यादा मेल खाता है जो खुद को उन परिस्थितियों में बचाने की कोशिश कर रहा हो जबकि उसे असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता हो। हाँ, और अभी भी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। मुझे पता है कि पुलिस ने कहा है कि उन 4 लोगों, ब्रैडरिक वेल्स, डेटन वेबर और फिर 2 लोग जो इस मामले में गवाह हैं, ये सभी पहले से एक दूसरे को जानते थे। ये स्पष्ट नहीं है कि उनका रिश्ता वास्तव में कैसा था। लेकिन आप जानते हैं, अगर हम डेटन वेबर की विकलांगता वाली बात को अलग कर दें, तो ऐसा लगता है कि आपके पास 2 गवाह हैं जो कुछ भी नहीं करना चाहते थे। उनका कहना है कि वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। जैसे वे कार से बाहर निकल गए। वे किसी लाश को ठिकाने लगाने में मदद नहीं कर रहे थे। वे वहां से निकल रहे थे। अगर आप डिफेंस अटॉर्नी हैं, हमें नहीं पता वाहन में क्या हुआ, बस उन 2 लोगों को पता है। वे सच बोलें या नहीं, ये भी नहीं पता। लेकिन जैसे आप कैसे करेंगे अगर 2 बनाम 1 है और ब्रैडरिक वेल्स यहां नहीं है ये बताने के लिए कि क्या हुआ, तो डिफेंस के तौर पर आप ऐसी स्थिति कैसे बनाएंगे जिसमें आप उस कहानी को चुनौती दे सकें? हम मानते हैं कि दोनों गवाहों की कहानी में कहा गया है कि डेटन वेबर ने कथित तौर पर यह किया। उस गाड़ी से बचे हुए दोनों गवाह जो कहेंगे वो बिल्कुल अहम होने वाला है। हम उन चश्मदीद गवाहों की बात कर रहे हैं जो इस गोलीबारी के बहुत करीब कुछ ही फीट की दूरी पर थे। अगर मैं बचाव पक्ष हूं तो मैं ये पूछूंगा कि क्या ये लोग वाकई पिछली सीट से देख सकते थे कि क्या हो रहा था? उनके सामने सीटें थीं, शायद बीच में एक सेंटर कंसोल भी था। उन्हें कितना साफ दिखाई दे रहा था? क्या उसमें किसी तरह की रुकावट थी? क्या वे जो उन्होंने देखा उसमें गलती कर सकते थे? इसके अलावा यह भी सवाल उठेंगे कि उन्होंने क्या सुना? सिर्फ क्या देखा नहीं, बल्कि क्या सुना? क्या किसी भी तरफ से कोई धमकी थी? अगर मृतक ने डेटन वेबर की जान को लेकर कोई विश्वसनीय धमकी दी होती, तो वह आत्मरक्षा के दावे का समर्थन कर सकता था। इसलिए आपको यात्री के नजरिए से देखना चाहिए। उन्होंने क्या सुना? क्या उनमें पक्षपात है? और उनका मृतक से क्या संबंध है? क्या वे उसके अच्छे दोस्त हैं? ये सवाल अहम है। अगर आप बचाव पक्ष हैं, तो क्या आप वीडियो और उसकी कहानी चाहते हैं कि वो कैसे मुश्किलों को पार कर यहां तक पहुंचा? कुछ मायनों में वो बहुत सहानुभूति जगाने वाला लग सकता है। एक लड़के को अपनी जिंदगी में सब कुछ पार कर यहां तक पहुंचना पड़ा। वहीं आप उसका वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो 9 मिलीमीटर चला रहा है। अगर आप बचाव पक्ष हैं, तो ऐसे वीडियो के आने पर आप इसे कैसे संभालेंगे? जूरी सदस्य सोच सकते हैं कि घटना कुछ ऐसी ही दिखी होगी और वो इसे अपने दम पर संभाल सकता है। क्या आप इन वीडियो को ट्रायल से पहले हटवा सकते हैं? कुछ बातें हैं। बचाव पक्ष के रूप में मुझे नहीं लगता आप अपने मुवक्किल की अक्षमताओं को नजरअंदाज या कम करके दिखा सकते हैं, खासकर जब वे राष्ट्रीय मंच पर इतनी प्रमुखता से दिख रही हों। जहां तक खुद वीडियो की बात है, अगर मैं बचाव पक्ष का वकील हूं, तो मैं उन सभी वीडियो को प्रतिबंधित करने की कोशिश करूंगा जिनमें मुवक्किल को हथियार चलाते हुए दिखाया गया है। मुझे लगता है कि जिसे रूल 403 कहा जाता है, उसके प्रासंगिकता या महत्व उस चिंता से कहीं कम है कि इससे अनुचित पूर्वाग्रह पैदा होगा।
इस चिंता से कि जूरी इसे देखकर कहेगी, ओ माय गॉड, ये तो बंदूक चला रहा है। यह मामला एक आदमी द्वारा बंदूक चलाने का है। आप जानते हैं, आप उन सभी घटनाओं को एक साथ मिलाने लगते हैं और अभियोजन पक्ष के नजरिए से जूरी के दिमाग में एक कहानी बुनने लगते हैं। अगर मैं बचाव पक्ष हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो हटवा दूं या सिर्फ एक वीडियो तक सीमित कर दूं, बजाय कई वीडियो के जो इंटरनेट पर हैं। इसका एक और पहलू है, जैसे आत्मरक्षा में उसे शार्लट्सविल वर्जीनिया में मिला था, जो 100 मील दूर था। जैसे वहां अस्पताल हैं, और अगर वह घायल था तो मैं देख सकता हूं कि कोई तर्क दे सकता है चार्ल्स काउंटी मैरीलैंड में एक अस्पताल है। अगर यह आत्मरक्षा थी तो आप कॉल कर सकते थे। घटना स्थल पर क्यों नहीं रुके? 911 पर कॉल क्यों नहीं किया? आप इस तथ्य के बारे में क्या सोचते हैं कि वह न सिर्फ वहां से गया, बल्कि वह इस सब से काफी दूर चला गया जो हुआ था? अभियोजक कहेगा कि यह इस बात का संकेत है कि उसे अपने दोष का एहसास था। यह एक ऐसा आदमी है जिसे पता था कि उसने गलत किया है और अब वह बचने की कोशिश कर रहा है। अब वह भागने की कोशिश कर रहा है। वो इस घटना से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बचाव पक्ष की ओर से अगर मैं बचाव पक्ष हूं तो मैं कहूंगा, देखिए, यह इस युवा व्यक्ति के लिए एक बेहद दर्दनाक घटना थी, जो गंभीर रूप से विकलांग है। ऐसी स्थिति में सभी तर्कसंगत नहीं सोचते और सभी को नहीं पता होता क्या करना है। और अगर किसी व्यक्ति ने आत्मरक्षा में कानूनी रूप से काम किया और मृतक पहले ही मर चुका था और उसके जीवित होने की कोई संभावना नहीं थी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कानून है जो प्रतिवादी को पुलिस को बुलाने और यह कहने के लिए बाध्य करता है कि अरे, मैंने इस आदमी को गोली मार दी। लेकिन निश्चित रूप से जूरी इन परिस्थितियों को गोली चलाने के बाद देखेगी और कहेगी, हाँ, इसमें कुछ शक जरूर होता है। जहां तक ग्रैंड जूरी अभियोग की बात है, मेरा मतलब है प्रथम श्रेणी हत्या, और फिर उसके तहत उस पर कुछ हथियारों के आरोप भी हैं। अभियोजकों के लिए जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है, प्रथम श्रेणी हत्या का हिस्सा मुख्य है, लेकिन छोटे आरोप इसका असर कैसे डाल सकते हैं? मुझे चिंता है क्रिस, और जो हुआ उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से बहुत सीमित है। सब कुछ उजागर नहीं हुआ है। लेकिन मेरी चिंता यह है कि अगर ये आत्मरक्षा थी, अगर ऐसा था, तो आत्मरक्षा शायद इन ज्यादातर या सभी आरोपों पर लागू हो सकती है, क्योंकि हम एक ही घटना की बात कर रहे हैं। हम वाहन में गोलीबारी की बात कर रहे हैं। अगर गोलीबारी आत्मरक्षा थी, तो आत्मरक्षा लापरवाही से खतरा पैदा करने के आरोप में भी बचाव हो सकती है, जो संभवतः वाहन के भीतर कई लोगों की मौजूदगी में हथियार चलाने पर आधारित एक और आरोप है। और इसलिए ये हर आरोप के लिए एक बचाव हो सकता है। ये पूरी तरह से बचाव कर सकता है। अगर जूरी इस बात से सहमत होती है कि ये आत्मरक्षा है, तो ये डेटन वेबर को किसी भी गलत काम से पूरी तरह बरी कर सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर सच में ऐसा हुआ तो ये उस शख्स के लिए बड़ी गिरावट है जिसने कई मुश्किलें झेली हैं। एरिक फेडिस, आपराधिक बचाव वकील। लॉ एंड क्राइम पर आपको पाकर अच्छा लगा। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके साथ रहकर अच्छा लगा। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत ऑन द केस के लिए आज बस इतना ही। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें, पीकॉक पर भी देखें। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं, फिर मिलेंगे।